Hello everyone, welcome you all on my YouTube channel Shubh Online Classes. In this video, I discuss with you an important chapter from BCom Part 3 Corporate Accounting based on Dr. S.M. Shukla book. Name of chapter Valuation of Share. ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर से 20 मार्क्स के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आते हैं और 20 मार्क्स की थ्योरी आती है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो दो में से एक क्वेश्चन आपको करना रहता है लॉन्ग आंसर में और एक क्वेश्चन इसमें से 5 नंबर का आता है। तो ओवरऑल अगर बात किया जाए तो ये 25 नंबर का चैप्टर आपको पूरा का पूरा पड़ता है। अगर इस चैप्टर का ढंग से अगर एनालाइज किया जाए तो बहुत ही इजी है ये 25 मार्क्स लाना। अभी तक मैंने कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में जितने भी वीडियो अपलोडेड किए हैं, अगर वो सारे के सारे आप प्रिपेयर कर लेते हैं, सिर्फ वीडियो देख के अगर आप पूरी प्रिपरेशन कर लेते हैं तो 95 मार्क्स आपके कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में कहीं नहीं गए हैं। जो मैंने पहला चैप्टर सबसे पहले अपलोड किया हुआ है उसी में से आपको कम से कम 35 टू 35 मार्क्स आपको मिल जाएंगे मेरे पहले ही चैप्टर से, जो मेरा पहला चैप्टर है। और उससे जो क्वेश्चन आता है वो आता है प्रोराटा अलॉटमेंट। हर साल आता है, हर यूनिवर्सिटी में आता है, बहुत ईजी है करना उसको। फिलहाल आइए डिस्कस करते हैं अंशों का मूल्यांकन, जो कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर प्योर हिंदी वर्जन में आज का ये मेरा लेक्चर है। अंशों के मूल्यांकन का क्या आशय है? अंशों के मूल्यांकन का आशय इनके ऐसे मूल्यांकन से है जिन पर इनका क्रय विक्रय हस्तांतरण या कर निर्धारण किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जब वैल्यूएशन ऑफ शेयर किया जाता है तो क्या क्या रीज़न है इनका, कि जब कोई चीज़ें हम परचेज़ करते हैं या सेल करते हैं या इनका ट्रांसफ़र करते हैं या डिटर्मिनेशन करते हैं टैक्स का, तो उस समय जितने भी हमारे शेयर होल्डर होते हैं उनकी जो अंश पूंजी होती है, इसका स्थिति क्या है, सही सही जो सिचुएशन है उसको जानने के लिए वैल्यूएशन ऑफ शेयर किया जाता है। अंश का मूल्य ज्ञात करना, फाइंडिंग आउट वैल्यू ऑफ शेयर। जो अंश जो शेयर स्टॉक एक्सचेंज की सूची में सम्मिलित होते हैं उनका मूल्य स्टॉक विपणन यानी स्टॉक एक्सचेंज की प्रतिभूतियों सिक्योरिटीज़ की छपी हुई कीमतों में ज्ञात किया जाता है। पर जिन अंशों का मूल्य छपता नहीं है, मतलब जो अनकोटेड होते हैं, जिनका प्राइस नहीं पता होता है, उनका मूल्य उनका प्राइस ज्ञात करने के लिए वैल्यूएशन ऑफ शेयर किया जाता है। बहुत बार उन अंशों का भी मूल्य मूल्यांकन विधि द्वारा ज्ञात किया जाता है जो स्टॉक एक्सचेंज में रजिस्टर्ड होते हैं, क्योंकि स्टॉक एक्सचेंज में अंशों के मूल्य में जो अंशों का प्राइस है उसमें अप एंड डाउन लगा रहता है। तो ऐसे बहुत से रीज़न हैं जिनकी वजह से हमें फेयर वैल्यू यानी निर्धारित मूल्य ज्ञात करने के लिए वैल्यूएशन ऑफ शेयर का वैल्यूएशन किया जाता है, मतलब शेयर का वैल्यूएशन किया जाता है। इसकी क्या आवश्यकताएं हैं? अंशों के मूल्यांकन यानी निर्धारण की क्या क्या आवश्यकताएं हैं? विलियम पिकल्स ने इसके बारे में कहा है, लेखाकर्म यानी अकाउंटिंग की दृष्टि से, अकाउंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अंशों के मूल्यांकन की समस्या एक कठिन समस्या है। यद्यपि उनके उसके सिद्धांत कठिन नहीं हैं, परंतु उनके प्रयोग के लिए तांत्रिक विषयों के पर्याप्त ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे विलियम पिकल्स ने बहुत क्लियर वर्ड में बोल दिया है कि लेखाकर्म यानी अकाउंटिंग की जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसमें जो वैल्यूएशन ऑफ शेयर है एक कठिन समस्या नहीं है, लेकिन इसका जो भी इसके लिए रूल्स अप्लाई करते हैं वो टफ हो सकते हैं। अंशों के मूल्यांकन की समस्या यद्यपि महत्वपूर्ण है पर साथ ही साथ कठिन भी है। निम्नांकित दशाओं में अंशों का मूल्यांकन करना अति आवश्यक होता है। अब जो पहला रीज़न है जिसके लिए अंशों का मूल्यांकन किया जाता है वो है एकीकरण, जिसको बोला जाता है एमलगमेशन। एमलगमेशन का मेरा लेक्चर ऑलरेडी यहाँ पे है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो वहाँ पे हम जानेंगे। उस चैप्टर में भी मैंने बताया हुआ कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर किस तरीके से किया जाता है। तो एमलगमेशन क्या होता है? जब दो या दो से अधिक कंपनियाँ एक साथ मिलकर काम करती हैं तो उसको एमलगमेशन यानी एकीकरण कहा जाता है। तब कंपनियों के अंशों की मूल्यांकन की आवश्यकता पड़ती है कि पिछली कंपनी में क्या रेट था और हमारी कंपनी में उसका क्या रेट है। अंशों के परिवर्तन पर, ऑन कन्वर्जन ऑफ शेयर। सपोज करिए आपके शेयर हैं इक्विटी के, आपने उसका कन्वर्जन कर दिया है प्रेफरेंस शेयर में, तो यहाँ पे क्या है, उनके प्राइस हमें पता होनी चाहिए कि पहले क्या रेट था भाई और अब क्या रेट है। पॉइंट नंबर 3 है कंपनी के सम्मिलियन यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ ए कंपनी। जब एक कंपनी का सम्मिलियन एब्जॉर्प्शन दूसरी कंपनी में होता है उस समय जो पुरानी कंपनी होती है उसका जो जिस कंपनी में एब्जॉर्ब हो रही है वहाँ पे वो नई वाली जो कंपनी होती है वो पुरानी कंपनी के शेयर्स का वैल्यू निकालती है कि वहाँ पे क्या है। पॉइंट नंबर 4 है किसी ऐसी कंपनी के अंश क्रय करने के लिए मूल्यांकन जिस पर नियंत्रण करना हो। तो यहाँ पर पॉइंट नंबर 4 में क्लियर है कि किसी ऐसी कंपनी के अंश
क्रय करने के लिए मूल्यांकन किया जाता है जिस पर नियंत्रण करना हो। सपोज करिए यहाँ पे एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड। अब ए कंपनी जो है वो बी कंपनी के शेयर को परचेज कर रही है, तो इसके लिए ये कंट्रोल करना चाहती है पूरी तरीके से इस कंपनी को। तो इसके लिए इसको इस कंपनी जो ए कंपनी है ये पूरा का पूरा जो कंट्रोलिंग पावर है वो तभी कर सकती है जब इसका पूरा कंट्रोल इस पर हो। पॉइंट नंबर 5 है, राष्ट्रीयकरण की दशा में सरकार द्वारा अंशों की क्षतिपूर्ति के लिए मूल्य निर्धारित करना। यानी जब किसी भी कंपनी का नेशनलाइजेशन होता है तो गवर्नमेंट क्या करती है, जितने भी शेयर्स होते हैं उनका एक प्राइस डिटरमाइन करती है, शेयर की वैल्यू डिटरमाइन करती है। क्योंकि इन केस कंपेंसेशन अगर होता है, उनकी क्षतिपूर्ति होती है, तो किस रेट से प्री डिटरमाइन कौन सा रेट हो जिस पे गवर्नमेंट अपने उनके शेयर होल्डर को पेमेंट करेगी। तो इसलिए भी बहुत ही आवश्यक होता है कि अंशों का मूल्यांकन किया जाए। पॉइंट नंबर 6 है, ऐसे अंशों की बिक्री होने पर जिनका मूल्य प्रकाशित नहीं किया गया है। ऐसे कोई भी शेयर हैं जो सेल के लिए हमने मार्केट में तो रखा है लेकिन अभी तक उसका कोई प्राइस जो है वो हमने कहीं मार्केट में शो नहीं किया है, तो उसके लिए भी आवश्यक होता है। पॉइंट नंबर 7वां है, कंपनी के पुनर्निर्माण पर ऑन रिकंस्ट्रक्शन ऑफ ए कंपनी। जब कंपनी अधिनियम के अनुसार कंपनी का पुनर्निर्माण होता है तो इसकी सहमति कुछ अंशधारी नहीं देते हैं, तो इसके अंशों का मूल्यांकन कर उन्हें भुगतान कर दिया जाता है। जब रिकॉन्स्ट्रक्शन होता है कंपनी का तो बहुत से शेयर होल्डर हैं, सपोज करिए 60% शेयर होल्डर एग्री कर गए हैं कि कंपनी का रिकॉन्स्ट्रक्शन कर दीजिए। कुछ ऐसे होते हैं जो नहीं तैयार होते हैं, तो जो लोग नहीं तैयार हैं उनके शेयर्स का डिटरमाइन किया जाएगा, पता किया जाएगा कितने उनके वैल्यू है, उनको उसी रेट से उनका पेमेंट कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 8 है, एक निजी कंपनी के अंशों का मूल्यांकन की आवश्यकता इस कंपनी की बिक्री के समय या इसकी सही स्थिति का ज्ञान करने के लिए भी ज़रूरत होती है। तो एक जो प्राइवेट कंपनी होती है उसके जो शेयर होती है उसका वैल्यूएशन किया जाता है। क्यों? क्योंकि उसका जो सेलिंग है या फिर उसकी बिजनेस की जो सही सिचुएशन है इसको जानने के लिए किया जाता है। 9 पॉइंट है, संपत्ति कर एवं उपहार कर। इसका मतलब होता है एसेट टैक्स एंड गिफ्ट टैक्स का डिटरमाइन करने के लिए भी संपत्ति के जो भी हमारी होती है संपत्ति होती है इसमें कितना शेयर है उसका भी डिटरमाइन करने के लिए क्या किया जाता है, अंशों के मूल्यांकन की आवश्यकताएं पड़ती हैं। अंशों के मूल्यांकन के कौन कौन से प्रकार हैं? टाइप ऑफ वैल्यू ऑफ शेयर। अंशों का मूल्य निम्न प्रकार का हो सकता है। पहला है एट पार या फेस वैल्यू। एट पार का मतलब होता है कि जो शेयर हमने 10 रुपये का निर्धारित किया है वही शेयर मार्केट में भी 10 ही रुपये का है। मतलब कंपनी ने जो 10 रुपये का इशू किया है वो मार्केट में भी 10 ही रुपये का है। कई बार होता है हमने 10 रुपये का किया है इशू, मार्केट में वो 12 रुपये का होता है, तो यहाँ पे 2 रुपये क्या हो जाता है, प्रीमियम लग जाता है। या 10 वाला शेयर 8 में मिलने लगता है, तो ये क्या डिस्काउंट की कंडीशन बन जाती है। तो यहाँ 10 वाले का जो रेट है वो 10 वाले पे ही मिलेगा। ये कंडीशन होती है फेस वैल्यू या पार वैल्यू मूल्य। कंपनी की पार्षद सीमा नियम में कंपनी की पूंजी के प्रत्येक अंश का जो मूल्य अंकित किया जाता है उसे ही सममूल्य कहा जाता है। तो ये डेफिनेशन में भी ये बात कही गई, जैसे एक अंश 10 रुपये का है उसका बाजार मूल्य भी 10 ही रुपये है, यानी उसका जो मूल्यांकन होगा, जो डिटरमाइन होगा वो सममूल्य पर किया जाता है, यही आपका सममूल्यांकन कहलाता है। दूसरा है बुक वैल्यू, जिसको हिंदी में हम लोग बोलते हैं पुस्तकीय मूल्य। अंश के पुस्तकीय मूल्य का आशय कंपनी के पुस्तकीय पूंजी यानी जो बुक वैल्यू में जो कैपिटल दिया गया है कि अंशों की संख्या का भाग देने से आने वाले मूल्य से है। तो यहाँ पे इसका जो हम भाग करेंगे यानी डिवाइड करेंगे तब ये आएगा। पुस्तकीय पूंजी का आशय अंश पूंजी प्लस रिजर्व एंड सरप्लस, यानी शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व एंड सरप्लस की जो राशि होगी वो हो जाएगी। इसी पुस्तकीय मूल्य को अंशधारियों की क्षमता यानी शेयर होल्डर इक्विटी कहा जाता है या ओनर इक्विटी के नाम से भी जाना जाता है। पॉइंट नंबर 3 है बाजार मूल्य। मार्केट में क्या प्राइस है इसका? अंश के बाजार मूल्य का आशय उस मूल्य से है जिस पर अंश का क्रय विक्रय अंश बाजार में होता है, यानी शेयर मार्केट में जहाँ पे हमारे शेयर स्टॉक एक्सचेंज, जिसको हम स्टॉक एक्सचेंज के नाम से जानते हैं, जहाँ पे शेयर का सेलिंग और परचेजिंग होता है, तो ये बाजार मूल्य कहलाता है। कॉस्ट प्राइस, जिसको हम लागत मूल्य कहते हैं, अंश के लागत मूल्य का आशय उस मूल्य से है जो एक अंशधारी को एक अंश का धारक बनने के लिए व्यय करना पड़ता है, वो उसका क्या कहलाता है, कॉस्ट प्राइस कहलाता है। इसमें अंश का बाजार मूल्य और दलाली आदि के व्यय भी शामिल रहते हैं। सपोज करिए एक अंश है 100 रुपये का, इस पर ब्रोकरेज यानी दलाली दे दिया उसने 10 रुपये, और दलाली के अलावा भी उसने कुछ और भी एक्सपेंसेस कर दिए। सपोज करो 5 रुपये का कोई और एक्सपेंसेस है, तो उसके जो शेयर का वैल्यू है वो हो जाएगा 115 रुपये। तो ये इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा इसका लागत मूल्य जितने पे इसने खरीदा है।
इसके बाद है कैपिटलाइज वैल्यू, जिसको कहेंगे पंजीकृत पूंजी। कंपनी की उपार्जन क्षमता का पूंजीकरण विनियोगों पर आय की सामान्य दर के आधार पर किया जाता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे किया जाता है। तो यहाँ पे कैपिटलाइज वैल्यू का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। कैपिटल इम्प्लाइड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं NRR डिवाइडेड बाई 100। तो हमें पता चलता है अगर कैपिटलाइज वैल्यू करनी है तो यहाँ पे थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। नॉर्मल जो हमारा एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट इंटू 100 डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये करेंगे तो कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे उल्टा करना है। इसके बाद इंट्रिंसिक वैल्यू, जिसको बोला जाता है कि आंतरिक मूल्य। एक निश्चित तिथि पर कंपनी की संपत्तियों के प्राप्य मूल्य में से उस तिथि के कंपनी के बाह्य दायित्वों को घटाने के बाद शेष आने वाली राशियों के अंशों का भाग देकर जो राशि प्राप्त होती है वह कंपनी का अंशों का आंतरिक मूल्य कहलाता है। देखिए यहाँ पे बहुत साफ बात कही गई है कि कंपनी की जितनी भी संपत्ति हैं, यानी जो एसेट हैं, उनका प्राप्य मूल्य उसमें कितना मिल रहा है, उसी तिथि पे कंपनी की जो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं उनको माइनस करके जितना पैसा बचता है उसका जितने भी शेयर्स हैं उनको डिवाइड कर दीजिए, जो बचेगा वो अंशों का आंतरिक मूल्य कहलाएगा, इंट्रिंसिक वैल्यू कहलाएगी। फेयर वैल्यू अंशों के आंतरिक मूल्य व बाजार मूल्य के जोड़ में 2 का भाग देने से आने वाला मूल्य अंशों का उचित मूल्य कहलाता है। अंशों का आंतरिक मूल्य और अंशों का बाजार मूल्य दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दीजिए, जो आएगा वो आपका फेयर वैल्यू कहलाएगी। अब बात करते हैं अंशों के मूल्यांकन की कौन कौन सी विधियां हैं। मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर। तो अंशों के मूल्यांकन की जो विधियां हैं वो 3 दी गई हैं मेन। पहली है शुद्ध संपत्ति विधि, जिसे इंग्लिश में बोला जाएगा नेट एसेट, यानी एसेट वैल्यूएशन मेथड। दूसरी है आय विधि, जिसको इनकम मेथड बोला जाएगा, और फेयर वैल्यू मेथड। ये 3 मेन विधियां हैं। आय विधि में 2 हैं, एक है लाभांश आय विधि और एक है अर्जित आय विधि। एक्रूड इनकम बेसिस है और ये है डिविडेंड इनकम बेसिस। तो ये इसका डिटेल्स हम करते हैं अपने इसी वीडियो में। वीडियो के साथ लगातार आप बने रहिए, वीडियो स्किप मत करिएगा, पूरा का पूरा चैप्टर एक ही लेक्चर में समझ में आ जाएगा। सबसे पहले है नेट एसेट, यानी जो शुद्ध संपत्ति या संपत्ति मूल्यांकन विधि। इस विधि के अनुसार अंशों का मूल्य 2 प्रकार से निकाला जाता है। पहला कौन सा प्रकार है? संपत्ति एवं दायित्वों की गणना करना। संपत्ति एवं दायित्वों की गणना करने के लिए क्या करना पड़ेगा? शुद्ध संपत्ति का कितना मूल्य है, इसके लिए संपत्ति से वसूली मूल का योग्य, यानी जितनी भी हमारी एसेट है उससे कितना पैसा हमें रियलाइज होके आया हुआ है, माइनस जो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं उनका जब हम उनको घटा देंगे तो हमारी शुद्ध संपत्ति का मूल्य हमें पता चल जाएगा। दूसरा है अंश का मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करना है? शुद्ध संपत्ति का कितना मूल्य आया है, मतलब यह है कि यहाँ पे कितना पैसा हमको आया हुआ है शुद्ध संपत्ति और कितने हमारे पास अंश हैं, तो इससे डिवाइड करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि अंश का कितना मूल्य है। इसके बाद है संचित एवं आधिक्य की गणना करना, रिजर्व एंड सरप्लस। इनका कैलकुलेशन किस तरीके से करने के? तो शुद्ध संपत्ति का मूल्य, एक तो ये वाला तरीका है निकालने का। दूसरा तरीका है शेयर कैपिटल ऑफ कंपनी, रिजर्व एंड सरप्लस, रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट माइनस रीवैल्यूएशन का लॉस माइनस बिजनेस का लॉस माइनस जो स्थगित व्यय हैं, इन सबको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे कंपनी का, तो शुद्ध संपत्ति का मूल्य पता चल जाएगा हमको। इसके बाद है अंश का जो मूल्य निकालना है वो कैसे निकालेंगे? सेम फार्मूला है, शुद्ध संपत्ति का मूल्य डिवाइडेड बाई अंशों की संख्या। तो ये हमें रिजर्व एंड सरप्लस की गणना हम किस तरीके से करना है, इसका कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे, ये हम इस तरीके से कर सकते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कहीं कोई डाउट है तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं आपको रिप्लाई कर देता हूँ अगर कोई डाउट होता है तो। एक इलिस्ट्रेशन है जो कि डॉक्टर SM शुक्ला जी की ही बुक का है। इलिस्ट्रेशन नंबर 1, निम्नांकित सूचनाओं से प्रत्येक अंश का मूल्य निकालिए। बैलेंस शीट दी गई है एक्स लिमिटेड की इक्विटी एंड लायबिलिटी, जो कि शेड्यूल 3 के अंतर्गत बनी हुई बैलेंस शीट है ये क्वेश्चन में। शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, मिसलेनियस एक्सपेंसेस को माइनस किया गया है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी, ये सब दिया गया है आपका। टोटल जो इक्विटी एंड लायबिलिटी है उसका टोटल है 5,70,000 रुपीज़। एसेट दी गई है नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, अदर करंट एसेट, ये सब दिया गया है। मूल्यांकन के लिए ख्याति का मूल्य गत 5 वर्ष के औसत लाभ के आधार पर किया जाएगा। मैंने वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का एक सेपरेट चैप्टर जो क्लास 12th और बीकॉम 3rd के लिए सेपरेट ही है, एक ही जैसा है, सिमिलर, वो मैंने अपलोड कर रखा है, वहाँ से आप वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का पूरा टॉपिक देख सकते हैं।
ये एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे किया गया है, एवरेज प्रॉफिट बेसिस मेथड है, जहाँ से आपको निकालना है ख्याति के मूल्यांकन के लिए ख्याति का मूल्य गत 5 वर्ष के औसत लाभ के 2 वर्ष के क्रय के बराबर होगा। गत 5 वर्षों के लाभ हैं, तो यहाँ पे काम क्या करना है आपको, देखिए ये जो 5 साल का प्रॉफिट है इसको जोड़ लीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए और इसका 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका पता चल जाएगा कि फर्म की गुडविल कितनी है। देखिए बहुत ही आसान है, एवरेज सिंपल सा एवरेज प्रॉफिट बेसिस पे 60,000 प्लस 70,000 प्लस 40,000 प्लस 50,000 प्लस 50,000, टोटल आया 2,70,000। एवरेज निकालेंगे 2,70,000 डिवाइडेड बाई 5 इक्वल टू 54,000 रुपये। गुडविल क्या है 54,000 इंटू 2 इक्वल टू 1,08,000। ये हमारी वैल्यू आप गुडविल आ गई है। हमें क्या निकालना है, वैल्यूएशन आप शेयर किस तरीके से करना है वो देखते हैं। दो मेथड दिए गए हैं, एक अल्टरनेट मेथड है, एक जो मैं करा रहा हूँ वो है। गुडविल का वैल्यू हमको पता है 1,08,000 जो हमारे हमने कैलकुलेट किया है। इन्वेस्टमेंट जो हमारी बैलेंस शीट के अंदर दिया गया है 3 लाख रुपए। करेंट एसेट जो हमारी बैलेंस शीट के अंदर है 50,000 रुपये। लोन्स एंड एडवांसेज ये हैं 30,000 रुपये का, टोटल है 4,88,000। इसमें से हम एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ को माइनस कर देंगे, जो अनसिक्योर्ड लोन है, करंट लाइबिलिटीज़ हैं एंड प्रोविजन है, इन सबको माइनस करेंगे तो 3,88,000 यानी 3,88,000 आएगा, जो हमारा संपत्तियों का मूल्यांकन है। अब हमें क्या करना है, एक शेयर का मूल्य निकालना है। एक शेयर का प्राइस निकालने के लिए क्या करना है, 3,88,000 डिवाइडेड बाई 20,000 इक्वल टू आएगा 19 रुपये 40 पैसे। ये एक शेयर का वैल्यूएशन किस तरीके से करना है ये हमें पता चल गया। तो आसान है करना, जितने भी एसेट हैं उन सब का कैलकुलेशन यहाँ कर लीजिए। पहले गुडविल का कैलकुलेशन अलग से करना है, बाकी सारी चीज़ें आपकी बैलेंस शीट के अंदर दी गई हैं, उसमें से लाइबिलिटीज़ आप माइनस कर दीजिए। माइनस करने के बाद 3,88,000 को जितने भी हमारे शेयर्स हैं, देखिए शेयर्स आपका बैलेंस शीट के अंदर यहाँ पे दिया गया है 20,000 शेयर्स, ये यहाँ पे दिया गया है 20,000 शेयर, जो शेयर कैपिटल है इसी से आपको डिवाइड करना है। तो आपके करंट में क्या रेट चल रहा है शेयर का वो पता चल जाएगा, जो कि है 19 रुपये 40 पैसे। उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। अल्टरनेट केस आसान है, इसको मैं नहीं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि जो मेथड है वो आसान था काफ़ी। इसके बाद जो सेकंड हमारा है आय मूल्यांकन विधि, जिसे कहते हैं इनकम वैल्यूएशन मेथड या यील्ड मेथड। इस विधि में अंशों का मूल्य निम्न 2 आधारों पर किया जाता है। पहला है लाभांश आधार और दूसरा है अर्जित आय आधार। तो जो हमारा पहला है रेट बेसिस ऑफ रेट ऑफ डिविडेंड, इसमें सबसे पहले हमें क्या करना होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालना पड़ता है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के लिए क्या करना होता है, आय की सामान्य दर का आशय उस दर से है जिस दर से एक विशेष प्रकार का उत्पाद करने वाली कंपनी द्वारा आय अर्जित करने की उम्मीद की जाती है। मतलब कितना पैसा मिलेगा। हर एक कंपनी जो बिजनेस करती है उसके मन में ये थॉट होता है, एक सोच होती है कि हम कितना पैसा लगा रहे हैं और हमें कितना रिटर्न होगा। ये उनके दिमाग में पहले से ही सेट रहता है। इसका किस तरीके से वो वैल्यूएशन करते हैं वो समझ लीजिए। समान दर का निर्धारण जो किया जाता है वो कुछ इस तरीके से किया जाता है। स्थित रूप में एवं नियमित लाभांश देने वाली कंपनी है तो सामान्य दर में कुछ कमी कर दी जाती है। मतलब नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कभी कभी कम भी कर दिया जाता है। यदि ये लाभांश नियमित रूप से ना देने वाली कंपनी है तो लाभांश दर में वृद्धि भी की जाती है। मतलब कभी कभी अगर डिविडेंड देती है तो जो रेट है वो इंक्रीज भी किया जा सकता है। कंपनी की चुकता पूंजी मतलब होता है कि पेड अप कैपिटल की तुलना में इसकी जो शुद्ध मूर्त संपत्ति है, नेट टेंजिबल एसेट जो दिख रही है, का कितना रेशियो है ये निकालना पड़ता है। यदि आंशिक दत्त यानी पार्शली पेड है तो सामान्य दर में साधारणतया 1/4 यानी 0.25% या 25% की वृद्धि करना उचित माना जाता है। यदि कंपनी के अंशों के हस्तांतरण पर प्रतिबंध है, मतलब उसका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता आसानी से, तो नॉर्मल जो रेट होगा वो 1/2 यानी 50% से बढ़ाना उचित माना जाता है। तो ये कुछ है जो टर्म्स एंड कंडीशन है जिनके लिए ऐसा होता है। यहाँ पे पॉइंट नंबर इस वाले पे देखते हैं। यदि कंपनी की चुकता पूंजी शुद्ध मूर्त संपत्ति में थोड़ी सी भी अधिक है तो इसके बराबर है तो सामान्य दर में कुछ वृद्धि कर दी जाती है। यानी यदि कंपनी की शुद्ध मूर्त संपत्ति इसकी चुकता पूंजी से 2 गुने के बराबर या अधिक है तो सामान्य दर में कुछ कमी कर दी जाती है। यह कमी कितनी हो सकती है, 1 से 1/4, मतलब कह सकते हैं 125% भी हो सकती है। तो परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो अब इसका किस तरीके से हम रेट लगाएंगे, सीधा यहाँ आते हैं। लाभांश की क्या रेट होती है, किस तरीके से हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो लाभांश की दर निकालने के लिए क्या करना है, लाभांश की कितनी राशि है यानी डिविडेंड की कितनी राशि है इंटू 100 डिवाइडेड बाई पेड अप कैपिटल, कितनी पेड अप कैपिटल है इक्विटी की। अंश का मूल्य निकालने के लिए क्या करना है, अंश का मूल्य बराबर लाभांश की दर
यानी क्या रेट हम दे रहे हैं इनटू अंश की अंश पर चुकता राशि, कितना हम पेमेंट करना है हमें, क्या पेड अप कैपिटल है हमारी, और डिवाइडेड बाई आय की सामान्य दर, यानी और जो हमारी इनकम है उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है, तो वो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। इसके लिए एक क्वेश्चन है जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 9 है। एक्स और वाई लिमिटेड में प्रत्येक अंश का मूल्य निकालिए। एक्स लिमिटेड की पूंजी 8 लाख रुपए है और वाई की पूंजी भी 8 लाख रुपए है, मतलब दोनों कंपनियों की पूंजी भी 8-8 लाख रुपए है। एक्स लिमिटेड ने अपने अंश पर 40% लाभांश बांटती है, जबकि वाई लिमिटेड अपने अंश का 60% लाभांश बांटती है। एक्स लिमिटेड का वार्षिक लाभ 2 लाख रुपए है और वाई लिमिटेड का 2 लाख रुपए है। एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड में से प्रत्येक के अंश का मूल्य निकालिए। सामान्य दर यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है 10%, दोनों कंपनियों का प्रत्येक अंश जो कि 100 रुपये का है। तो आसान सा तरीका है, कर लेते हैं। एक्स लिमिटेड 2 लाख इंटू 50/100, 50% का लाभांश बांटती है कौन, एक्स लिमिटेड। तो 2 लाख का 50% निकालेंगे तो आएगा 1 लाख रुपये। 1 लाख रुपये का डिविडेंड कंपनी बांटती है। रेट निकालने के लिए क्या करना है, 1 लाख डिवाइडेड बाई 8 लाख इंटू 100 इक्वल टू 12.5%। तो ये कितने परसेंट दे रही है, 12.5% का लाभांश दे रही है। दूसरी कंपनी जो है वैल्यू ऑफ ईच शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड, अगर इसका वैल्यू निकालना हो तो यहाँ पे है लाभांश की दर डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू पेड अप कैपिटल, कितनी पेड अप कैपिटल है, तो यहाँ पे है 12.5 डिवाइडेड बाई, मतलब ये वाला जो 12.5 आया हुआ है, ये 12.5 डिवाइडेड बाई 10 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 100 इक्वल टू 125। तो अगर 100 रुपये का शेयर है तो 125 रुपये का वो पेड अप दे रही है, यानी जो वैल्यू है वो 125 रुपये आ गई है। अब यही बात करते हैं वाई लिमिटेड की। सेम तरीका है वाई लिमिटेड के लिए। वाई लिमिटेड के 2 लाख शेयर है, वो 60% का डिविडेंड देती है। 60% मतलब होता है 1,20,000 डिविडेंड देती है। रेट निकालने के लिए क्या करना है, 1,20,000 जो डिविडेंड है और इनके शेयर की वैल्यू कितनी है इंटू 100 इक्वल टू 15%। तो यहाँ पे वाई लिमिटेड का जो वैल्यू है वो निकालने के लिए हमें यही फार्मूला अपनाना पड़ेगा, लाभांश की दर डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू शेयर की जो पेड अप वैल्यू है वो। तो यहाँ पे आएगा 125 रुपीज़, यहाँ 125 है, यहाँ 150 रुपीज़ का आया हुआ है। तो दोनों कंपनियों में ये डिफरेंस है। अब बात करते हैं जो हमारा तीसरा मेथड है फेयर वैल्यूएशन मेथड, जिसको बोला जाता है उचित मूल्यांकन विधि। उचित मूल्यांकन विधि में जो सबसे पहला है जिस तरीके से हमें करना है वो है अंश का आंतरिक मूल्य किस तरीके से हम निकालेंगे। तो अंश का आंतरिक मूल्य निकालने के लिए फार्मूला क्या है, शुद्ध संपत्ति का मूल्य डिवाइडेड बाई अंशों की संख्या। शुद्ध संपत्ति का मूल्य मैंने अभी पिछले थोड़ी देर पहले ही बताया है, आप वहाँ से देख लीजिएगा शुद्ध संपत्ति किस तरीके से निकलती है। दूसरा है अंश का बाजार मूल्य किस तरीके से निकालते हैं, तो अर्जित आय की दर, अर्जित आय यानी एक्रूड इनकम की जो रेट होगा, तो यहाँ पे एक्रूड इनकम इंटू 100 डिवाइडेड बाई इन्वेस्टेड पूंजी, जिसको विनियोजित पूंजी या निवेशित पूंजी कहा जाता है। अंश का बाजार मूल्य यानी जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है, तो एक्रूड इनकम रेट इंटू पेड अप कैपिटल ऑफ शेयर डिवाइडेड बाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न शेयर का। तो ये इस तरीके से हम अंश का बाजार मूल्य निकाल सकते हैं। अंश का उचित मूल्य फेयर वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, अंश का फेयर वैल्यू निकलेगा अंश का आंतरिक मूल्य यानी इंट्रिंसिक वैल्यू प्लस मार्केट वैल्यू डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको समझाया था, वहाँ से भी आप समझ सकते हैं। तो इस तरीके से अंश का उचित मूल्य निकाला जा सकता है। अब एक एग्जाम्पल है जिसमें अंश का उचित मूल्य किस आधार पर निकालना है ये हम समझ सकते हैं। शरद लिमिटेड नाम की एक कंपनी है जिसके अंशों का उचित मूल्य आपको कैलकुलेट करना है। शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर इक्विटी एंड लाइबिलिटी का जो हेड है शेड्यूल 3 में बना हुआ ये बैलेंस शीट है। इक्विटी एंड लाइबिलिटी में शेयर होल्डर फंड है, शेयर कैपिटल है 10,000 शेयर जो कि 10 रुपये की एक है, 1 लाख रुपये आएगा। रिजर्व एंड सरप्लस है 5,000 रुपये का, ट्रेड पेबल है 20,000 का, टोटल वैल्यू है 1,25,000 रुपये। एसेट की बात करें तो एसेट में नॉन करंट एसेट में फिक्स एसेट दी गई है टेंजिबल की बिल्डिंग और मशीनरी जो कि है 40,000 और करंट एसेट है 44,000 रुपये की। और ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस जो कि एन एमोटाइजेशन है वो है 1,000 रुपीज़, टोटल है 1,25,000 रुपीज़ का। भवन और मशीन क्रमशः 40,500 और 37,000 यानी रीवैल्यूएशन हुआ है इनका। इसके अलावा गत 3 वर्षों के लाभ कर काटने के बाद क्रमशः 10,000, 12,000, 20,000 है। करारोपण पर ध्यान नहीं देना है यानी टैक्सेशन पर ध्यान नहीं देना है। अपेक्षित औसत आय विनियोजित पूंजी पर 12% प्रति वर्ष मानी जाती है। तो यह नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो है कितना, 12%। बिल्डिंग का जो वैल्यू है
वह है 40,500 रुपये। जो रीवैल्यूएशन यहाँ पे जो वैल्यू आई हुई है उससे हमको मतलब है। मशीनरी की है 37,000 और करंट एसेट दिया गया है बैलेंस शीट के अंदर 44,000 का। टोटल रियल एसेट है 1,21,500 की, जिसमें से क्रेडिटर को माइनस करेंगे 20,000 रुपये को, तो इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर कितनी आएगी 1,01,500 रुपीज़ का। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ वन शेयर, एक शेयर का वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, 10,000 जो हमारे शेयर्स हैं उनसे इनको डिवाइड करेंगे, टोटल वैल्यू को आएगा 10.15 ये आ जाएगा। यील्ड मेथड में हम किस तरीके से इसको करेंगे, टोटल प्रॉफिट जो हमारी फर्म का है वो 10,000, 12,000 और 20,000, टोटल आएगा 42,000 रुपये। एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए 3 से डिवाइड करेंगे, आएगा 14,000 रुपये। रेट ऑफ अर्निंग 14,000 डिवाइडेड बाई ये जो हमारा आया हुआ है इंट्रिंसिक वैल्यू इंटू 100 इज इक्वल टू 13.79 ये आ जाएगा। अब वैल्यू ऑफ शेयर निकालने के लिए काम क्या करना है, 13.79 डिवाइडेड बाई 12 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इंटू 10 इज इक्वल टू आएगा 11.49। फेयर वैल्यू निकालने के लिए क्या करना है, दोनों को ही ऐड कर देना है, दोनों को ही ऐड करना मतलब 10.15 प्लस 11.49 दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे 10.82 आ जाएगा, जो कि वैल्यू ऑफ शेयर हो जाएगी। उम्मीद है समझ में आया होगा क्वेश्चन। और इसके बाद है आपका अर्निंग पर शेयर मेथड। अर्निंग पर शेयर किस तरीके से निकालने हैं, वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू अर्निंग ऑफ कंपनी ईपीएस ऑफ कंपनी डिवाइडेड बाय नॉर्मल ईपीएस। नॉर्मल ईपीएस मतलब होता है अर्निंग पर शेयर इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर, तो ये हमको निकालना पड़ता है। ये जो मेथड है बहुत ही महत्वपूर्ण है और बहुत ही फेमस मेथड है, क्या करने के लिए, वैल्यूएशन ऑफ शेयर करने के लिए। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो कि इलस्ट्रेशन नंबर 23 है डॉक्टर एस एम शुक्ला सर की बुक का। 31 मार्च 2014 के एक कंपनी की बैलेंस शीट दी गई है, जिसमें शेयर कैपिटल है 1,70,000 इक्विटी शेयर जो कि 10 रुपये का एक है, 17 लाख रुपए। करंट लाइबिलिटी दी गई है 4 लाख रुपए, टोटल आएगा 21 लाख रुपए। इसमें से एसेट दिया गया है, सेंड्री एसेट है 21 लाख रुपीज़ का, और वैल्यू दोनों बराबर आ रही है। आपका नीचे दिया गया है कुछ एडजस्टमेंट। एवरेज नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऑफ द बिजनेस इज 6 लाख रुपीज़। यहाँ पे जो औसत लाभ है वो 6 लाख रुपए है। एक्सपेक्टेड नॉर्मल रेट 20% है इन केस ऑफ सिमिलर इक्विटी शेयर। इसी टाइप के जो सिमिलर इक्विटी शेयर है उनका जो रेट है वो है 20%। फाइंड आउट द वैल्यू पर शेयर एज पर अर्निंग ईपीएस मेथड। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ शेयर का क्या है, कैसे निकालेंगे, ईपीएस ऑफ कंपनी डिवाइडेड बाय नॉर्मल ईपीएस इनटू पेड अप वैल्यू ऑफ पर शेयर। तो यहाँ पे ईपीएस निकालने के लिए हमें क्या फार्मूला अपनाना है, अर्निंग आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो 6 लाख हमारी अर्निंग आफ्टर टैक्स है डिवाइडेड बाई 1,70,000 इज इक्वल टू 3.53 ये आ जाएगा। नॉर्मल ईपीएस नॉर्मल अर्निंग पर शेयर निकालने के लिए क्या करना है, 20 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू 2 रुपीज़ आ जाएगा। या वैल्यू पर शेयर निकालने के लिए क्या है, 3.53 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 17.65। तो इस तरीके से हम वैल्यू एक शेयर की निकाल सकते हैं आसानी से। तो उम्मीद है आपको समझ में भी आया होगा। यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं आपको फिर से क्लियर कर देता हूँ। अर्निंग आफ्टर टैक्स जो कि दिया है 6 लाख रुपए, इसी को हमने यहाँ पे दिखाया है, और 1,70,000 रुपये जो कि है हमारे शेयर की वैल्यू, यहाँ से हम लेके गए हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3.53 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल ईपीएस आपका ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है, सारी चीज़ें गिवन है, तो वहाँ से आप समझ लीजिएगा। बाकी उम्मीद है समझ में आया होगा। इसके बाद है वैल्यूएशन ऑफ राइट शेयर। अधिकार अंशों का मूल्यांकन किस तरीके से करेंगे, तो इसको मूल्यांकन के लिए जो तरीका अपनाया गया है वह है पुराने अंश के बाजार मूल्य माइनस पुराने अंश का बाजार मूल्य प्लस नए अंश का मूल्य डिवाइडेड बाई पुराना अंश प्लस नया अंश, या नए अंश डिवाइडेड बाई कुल अंश इंटू पुराने अंश का बाजारू मूल्य माइनस नए अंश का मूल्य। ये इस तरीके से हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमें पता चल जाएगा किस तरीके से हमें क्या करना है, वैल्यूएशन ऑफ राइट शेयर निकालना है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ राइट शेयर का। 4 अंशों के लिए 15 रुपये वाले 2 अंश निर्गमित कर एक्स लिमिटेड ने अपनी पूंजी बढ़ाती है। मतलब एक्स लिमिटेड जो है वो 4 अंशों के लिए 15 रुपये देने वाले 2 अंश निर्गमित कर एक्स लिमिटेड अपनी पूंजी बढ़ाती है। इसके विद्यमान अंशों का बाजार मूल्य 17 रुपये है, यानी कम राइट है। राइट का मूल्य निकालिए। आपको क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ राइट कैलकुलेट करनी है। तो वैल्यू ऑफ राइट निकालने के लिए फार्मूला क्या है, मार्केट प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर। ये जो हमारे शेयर्स हैं उनका मार्केट में क्या प्राइस है, जो एग्जिस्टिंग शेयर जो पहले के शेयर हैं, माइनस
मार्केट प्राइस ऑफ एग्जिस्टिंग शेयर प्लस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर डिवाइडेड बाई एग्जिस्टिंग शेयर प्लस न्यू शेयर। तो यहाँ कैलकुलेशन क्या है, 17 रुपये हमारे मार्केट की वैल्यू है शेयर की, और यहाँ पे 17 × 4, 4 शेयर वो देती है, प्लस 15 × 2, तो 2 अंश उसको निर्गमित करना है, डिवाइडेड बाई 4 + 2, यानी 4 शेयर प्लस 2 शेयर, 6 शेयर टोटल हो जाएगा। अब देखो इंट्रिंसिक वैल्यू, वैल्यू ऑफ शेयर राइट कैसे निकाला जाएगा, 17 माइनस इन दोनों का कैलकुलेशन प्लस इसका कैलकुलेशन, 68 + 30 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू आएगा 0.67 अप्रॉक्स में आएगा, क्योंकि और ज़्यादा ही आ रहा है। अल्टरनेट अगर मेथड इसका इस्तेमाल किया जाए तो वैल्यू ऑफ शेयर इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ राइट इज इक्वल टू न्यू शेयर डिवाइडेड बाई टोटल शेयर इंटू मार्केट वैल्यू ऑफ ओल्ड शेयर माइनस वैल्यू ऑफ न्यू शेयर। ये एक तरीका हम अपनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए न्यू शेयर जो है वो है 2 और टोटल शेयर हो गए 6, क्योंकि पुराने शेयर कितने थे 4, तो 4 और 2 6 हो जाएगा। और मार्केट में जो नए वाले शेयर हैं, जो ओल्ड वैल्यू है वो है 17 और नई वैल्यू कितनी है 15। तो इस तरीके से कैलकुलेट करेंगे तो अल्टरनेट मेथड से आप आसानी से कर सकते हैं। 0.67 यहाँ भी आ रहा है अप्रॉक्स में। तो ये था इलिस्ट्रेशन नंबर 24 का सलूशन। उम्मीद है आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया। कहीं कोई डाउट होता है, कहीं कोई मन में सवाल आता है तो आप रिप्लाई करिएगा। आज का मेरा जो वीडियो था वो टोटल हिंदी मीडियम वर्जन के लिए अवेलेबल था, और अभी तक की जितनी वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं बीकॉम के लिए कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में, वो आप देखिएगा। आपका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और इस साल की पूरी प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। उम्मीद है ज़रूर वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पसंद आए तो लाइक करें। थैंक यू सो मच।